पाकिस्तान में हर साल लातादाद बच्चे पैदा होते हैं निकाह के बगैर या किसी जिनसी जुर्म के नतीजे में। उनका वाली वारिस कोई नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसला आया है जिसके मुताबिक अब जो शख्स भी किसी बच्चे को इस दुनिया में लाने का ज़िम्मेदार होगा, बायोलॉजिकल फादर, उसको उसकी कफ़ालत हर हाल में करनी पड़ेगी अगर बच्चा बच जाता है या अगर उसकी वालदा उसको क्लेम कर लेती है। ये एक बहुत ही अहम इशू है और अमूमन इस किस्म के मामलात को मीडिया के अंदर टेकअप नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि अब कोर्ट का फैसला आ गया है और इसकी ज़रूरत भी है तो हमने इसको टेकअप किया। अरशद अली, नुमाइंदा समा टीवी लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइएगा ये कितना अहम फैसला है और इसका जो वाक़या है जो मूजब बना वो क्या था? जी जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक अपनी नौयत का ये जो है वो रूटीन में हम मुख्तलिफ केसेस देखते हैं, मगर ये जो केस है ये अपनी नौयत का अलग केस जो है वो सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने मोहम्मद शहरी मोहम्मद अफजल की दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और इस दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल ने अपनी जो निकाह के बगैर बच्ची पैदा हुई उसको जो है वो अपना वालिद, वो ख़ुद को कहता है कि मैं इसका बच्ची का वालिद नहीं हूँ, ताहम ट्रायल कोर्ट ने मुझे वालिद डिक्लेयर करते हुए 3000 अबूरी ख़र्चा जो है वो मुकर्रर कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट में उसने ये इस्तदा की थी कि ये उस अबूरी ख़र्चे को कलअदम करार दे और मैं उस बच्ची का वालिद नहीं हूँ। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल ने यह भी कहा कि 2020 के अंदर, मार्च 2020 के अंदर मेरे ख़िलाफ़ रेप की यानी कि ज़्यादती की, मुबैना ज़्यादती की FIR भी दर्ज होती है और उसके बाद उस ज़्यादती के नतीजे में एक नाजायज़ बच्ची पैदा होती है, जिसके बाद जो है वो कोर्ट उसका 3000 रुपया ख़र्चा मुकर्रर करती है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद, वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद तहरीरी और तफसीली फ़ैसला जारी किया है। अदालत ने तफसीली फ़ैसले में ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट दोबारा से इस केस को देखे और तमाम शवाहिद और तमाम शहादतों का दोबारा से जायज़ा लेकर पहले ये कानूनी हैसियत वालिद की तय करे कि आया कि ये बायोलॉजिकल वालिद है। अगर बायोलॉजिकल वालिद है तो ये बच्ची के नाजायज़ जो बच्ची पैदा हुई है उसका जो है वो ख़र्चे का ज़िम्मेदार इसको डिक्लेयर किया जाए। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि बायोलॉजिकल वालिद साबित करना अब खातून की ज़िम्मेदारी है और चूँकि ये अहम आम एक केस नहीं है, ये अपनी नौयत का अलग केस है। अदालत ने यह भी लिखा है कि अगर कोई मुस्लिम बच्चा यानी कि शादी जो जायज़ बच्चा पैदा होता तो उसका जो है वो मुस्लिम कवानीन के मुताबिक अदालत अबूरी ख़र्चा मुकर्रर कर सकती थी। ताहम जो है वो ये अपनी नौयत का अलग केस है। इस वजह से अब इसका दोबारा से जायज़ा ले ट्रायल कोर्ट और सबसे पहले बच्चे की कानूनी हैसियत को तय करे। अगर वो साबित हो जाता है कि बायोलॉजिकल वालिद मोहम्मद अफजल है तो उसके बाद जो है वो मोहम्मद अफजल जो है वो इस निकाह के बगैर पैदा होने वाली बच्ची का ख़र्चा जो है वो देने का मजाज है। इसके साथ साथ इस जजमेंट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने कुरान मजीद और हदीस का जो है वो हवाला भी दिया है और इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर जो है वो इस नाजायज़ बच्चे पैदा होते हैं उनके कानूनी हैसियत और उनके कानूनी राइट्स क्या हैं उसका भी हवाला दिया गया है। ताहम इसके साथ साथ अदालत ने यह भी बच्ची की वालदा जो कि है उसको ये कहा है कि आप बायोलॉजिकल फादर के हवाले से जो है वो आपके पास जो भी शवाहिद हैं वो ननकाना के सेशन जज को कहा है कि आप सेशन जज ननकाना के रूबरू पेश हो। लेकिन उन्होंने रूल्स तय कर दिए हैं, रूल्स तय कर दिए कि अगर ये पेरेंटहुड इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे पास रुबाब सलमान मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, क्योंकि मामला इतना सादा नहीं है कि सिर्फ अदालत के इस फैसले के हवाले से हम वजाहत कर पाएँ। रुबाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरशद साहब हमें रिपोर्ट करके बता रहे थे कि कैसे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे पहले तो उनकी पेरेंटहुड को इस्टेब्लिश करने का आईनी और कानूनी तरीका क्या है, कैसे इस्टेब्लिश किया जाए और उसको कौन सा लॉ गवर्न करता है पेरेंटहुड को इस्टेब्लिश करने के लिए? जी देखिए, सबसे पहले जो है वो पेरेंटहुड के लिए हमारे पास जो है फोरेंसिक है। हम ये देखते हैं कि उसका अगर DNA जो है वो मैच करता है, DNA टेस्ट मैच करता है तो डेफिनेटली वो जो है फॉल करता है अंडर दिस, इसके कि वो बंदा जो है वो लेजिटिमेट
फादर है वो उसका प्यूटेटिव फादर है या नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक जो है इंसान को, एक बच्चे को ये बताना कि उसका बाप कौन है और वो लेजिटमेट होना और नॉन लेजिटमेट होना, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और इसको जो है फैमिली कोर्ट इटसेल्फ जो है वो इसको गवर्न करती है और वो इस चीज़ को खुद डिटरमिन कर सकती है कि वो किसका फादर को वो कोई भी किसी का बायोलॉजिकल फादर है या बायोलॉजिकल जो है कोई चाइल्ड है, तो इसको जो है वो टेस्ट के थ्रू भी आप डिटरमिन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और तरीके हैं जिसकी वजह से आप करेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट के, फादर के, उनको आप देख सकते हैं, उससे पता चल सकता है कि एक्सपर्ट होते हैं इनके लिए जो बताते हैं। दरबार साहब ये समझाइएगा कि ये जो फैसला है अदालत की तरफ से उसमें तो ज़रा पेरेंटहुड पहले इस्टेब्लिश करना होगा, लेकिन ये मयार के अगर बच्चा है उसी शख्स का इस बात से कतई नज़र के निकाह है या नहीं है, ये बायोलॉजिकल फादर की टर्म जो है कानूनी तौर पर कितनी सस्टेनेबल है? ये कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है, बिकॉज अगर हम जो है वो फैमिली लॉ की तरफ देखते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपका रिलेशनशिप और आपका कोई भी लॉ तब इम्प्लीमेंट है जब आपके बीच में सोसाइटी में लोगों में कोई रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक, अगर वो रिलेशनशिप इज़ नॉट देयर, उसकी वो नहीं है, तो फिर उसके बाद सारी बाकी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती। लाइक आपकी जो है वो मेंटेनेंस नहीं आती, आपका जो है उसकी कस्टडी नहीं आती, गार्डियनशिप नहीं आती, तो इट शुड बी देयर। तो रिलेशन की मेंटेनेंस के लिए ऑब्वियसली जो है वो लॉ जो है तभी इम्प्लीमेंट होता है जब रिलेशन इज़ देयर। और जैसे कि इस केस में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो उसका फादर है या नहीं है, फिर ही उसके ऊपर जो है उसकी कस्टडी, उसकी मेंटेनेंस और एनीथिंग जो है वो फॉल करती है। और अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर देती हूँ कि किस तरह जो है वो मेंटेन होता है एक जो है कि कोई किसी का बायोलॉजिकल फादर है या नहीं। एक तो हमारे पास जो है जर्नल वो एक फासद मैरिज है, यानी कि जो लीगल मैरिज है इस पे हम चलते हैं, उससे जो भी आपका वेडलॉक से बच्चा जो है पैदा होगा, बच्चा या बच्ची, वो आपका जो है वो चाइल्ड कहलाएगा। दूसरा हमारे पास है कि फादर खुद इग्नॉलेज कर ले कि जो है मैं इसका बाप हूँ, दिस इज माय चाइल्ड, दिस इज सेकंड थिंग। दूसरा ये है कि कोई भी दो मेल जो है फेयर विटनेसेस आ जाएं और वो बता दें कि ये जो है बच्चा वो उसका बाप ये है। इसी तरह हमारे पास है कि रिकग्निशन ऑफ द एक्सपर्ट, कि एक्सपर्ट जो है वो उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स से जो है वो ये बताएं कि ये बच्चा जो है ही और शी बिलोंग्स टू दिस फादर। और फिर तीसरा हमारे पास यू कैन से कि हमारे पास पांचवा जो है हमारे पास है डीएनए का टेस्ट है, जिससे हम उसको टेस्ट करवा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि दोनों के डीएनए मैच करते हैं। तो देन दे इस केस के अंदर तो पहले चार तो लागू नहीं होते, क्योंकि फादर जो है वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा, वेडिंग मौजूद नहीं है, गवाहान जो अभी तक केस मैंने देखा उसके अंदर गवाहान भी मौजूद नहीं है, फेशियल रिकग्निशन के अंदर बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि ज़ाहिर है बच्ची बहुत छोटी है, आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे। तो इसमें डीएनए टेस्ट होना लाजमी है। तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो जी बिल्कुल जी, तो उसके बगैर तो ज़ाहिर अदालत नहीं ये फैसला कर सकती थी कि ये फिक्स करना चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने ये मयार सेट कर दिया। अगर साबित होता है तो आपको इसकी कफालत करनी होगी। असल में तो फैसले की अहमियत ये है। जी बिल्कुल, दैट इज़ अ कंडीशनल फैसला है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज तक अभी तक इस तरह का कोई केस, यानी कि अगर हम इसे जाके वैसे देखें, शरीयत में देखें, तो अडल्ट्री के ऊपर कोई भी ऐसा बच्चा, पहली बात आपको पता है कि पाकिस्तान में
कोई भी इतनी फीमेल डेयरिंग नहीं है कि उसने कभी जाकर अपने लिए क्लेम किया हो, अपने बच्चे के लिए क्लेम किया हो कि ये उसका जो है वो चाइल्ड है और उसके लिए उसकी कफालत ज़रूरी है। लेकिन ये केस एक यूनिक नेचर का है डेफिनेटली, और इसका सामने पसे मंज़र पे आना इस बात का सबूत है कि हर वो बच्चा जो कि ऑब्वियसली किसी भी अकरेंस के तहत, किसी भी इवेंट के तहत पैदा हुआ है, किसी भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट इवेंट के तहत पैदा हुआ है, वो एक इस माशरे में हक रखता है। और वो जो हक है वो यही है कि उसको वो बंदा जो उसका फादर है, बायोलॉजिकल फादर है, वो उसको ऑन करे और उसको ऑन करे, और उसकी ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए उसको जरूरत है एक मेंटेनेंस की। और मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस ये है कि जी जी, मैं कथा कलामी इसमें से कर, मेरे ज़हन में टाइम कम है, एक नुक्ता बड़ा अहम है, चाहूंगा आप मुझे 30 सेकंड में उसका जवाब दे। तो ये हकूक की फहरिस्त बच्चों की तो बड़ी तवील है, तो ज़ाहिर विरासत के अंदर भी उनका हिस्सा होगा, फिर वो क्लेमेंट होंगे दूसरे मामलात के। तो ये सिर्फ ये अगर आपने मुतय्यन कर दिया कि आपने इसका नानुफ्ता करना है, तो फिर बाकी हकूक भी तो लाजम हो जाएंगे ना, कि नहीं? बिल्कुल, जो है फेडरल शरीयत कोड, उसमें जो अडल्ट्री के तहत जो बच्चा पैदा होता है उसमें सिर्फ जो यानी कि एक्सपेंस जो जितने भी उस बच्चे के ऊपर हैं इन एनी वे किसी भी तरह से, वो सब लागू होते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि उसको जो है वो पेरेंटहुड का एक राइट मिलता है, तो वो नहीं मिलता। यानी कि उसने जो भी उसके एक्सपेंस उसके साथ जुड़ गए हैं, चाहे वो विरासत में जुड़े हैं या वो किसी भी तरीके से जुड़ गए हैं, वो सब उसके साथ जो है इंटैक्ट हो जाएंगे, बट वो पेरेंटहुड का राइट उसको नहीं मिलेगा। I have to leave it there. I have to leave it there. ये बहुत ही अहम इशू है। I have to leave it there. It's a very important issue. Thank you very much for being with us, नाज़रीन।